तो दोस्तों, आज 25 जून है और 25 जून की वह काली रात है और वह काला अध्याय भारत के लोकतंत्र का, भारत के इतिहास का आरंभ होता है, जिसमें हमने जो कुछ भी सदियों तक अंग्रेजों से लड़कर, चाहे स्वतंत्रता के रूप में या फिर संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्राप्त किया था, उसको हमने गवा दिया था। इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मेरे कुछ मित्र पूछते हैं कि क्यों हर साल वही बातें होती हैं। तो हर साल हम लोकतंत्र दिवस को भी मनाते हैं, हम हर साल गणतंत्र दिवस को भी मनाते हैं। उसी प्रकार इस दिन को भी मनाना जरूरी है, चाहे उसको हम रिवर्स ऑर्डर में मनाएं, क्योंकि जो कुछ हमने गणतंत्र दिवस पे कमाया था, जो कुछ हमने अर्जित किया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में, वह सब इन कुछ काले महीनों में हमने गवा दिया था, बतौर एक समाज, बतौर एक राष्ट्र, बतौर एक लोकतंत्र। कितना गवाया था आप ये सोचिए कि अंग्रेजों के राज में भी स्पष्ट ये नहीं था कभी भी कि जीने का अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान की जो आर्टिकल 21 है, जो हमको गारंटी देती है राइट टू लाइफ की, जीवन जीने के अधिकार की, वह भारत के नागरिकों से छीन ली गई थी। इसलिए आवश्यक है कि हम चाहे रिवर्स ऑर्डर में ही सही, लेकिन इस दिन को याद करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को स्मरण रहे और इस देश में कोई ऐसा नेता पैदा न हो सके कि वो वापस इमरजेंसी जैसी चीज को हिंदुस्तान के ऊपर लागू कर सके और हिंदुस्तान के संविधान में जो हमको अधिकार दिए हैं उनका हनन कर सके, जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है उसको हमसे छीन सके। इसलिए हमको जरूरी है कि हम बात करें, हम संवाद करें। और सत्ता जो होती है किस हद तक गिर सकती है, जो सत्ता होती है उसकी जो हवस होती है सत्ता प्राप्ति की, उससे चिपके रहने की किस लेवल तक जा सकती है, उसका सर्वोच्च उदाहरण भारत में है। तो आपको वह आपातकाल के रूप में दिखेगा। आपके सम्मुख एक पत्र रखना चाहता हूं, पत्र नहीं है, यह मेरे द्वारा वर्ष 2019 में स्वयं के द्वारा लगाई हुई आरटीआई है। और इस आरटीआई में जो कुछ है आपको दिखाता हूं। भावेश भाई, आप हैंग हो रहा है क्या अभी भी? मैं संवाद यदि सही चल रहा हो तो मैं उसको कंटिन्यू करूं, वरना मैं रिकॉर्डिंग करके लगाता हूं, क्योंकि यह बात करना बहुत आवश्यक है। अब स्पष्ट है। तो एक आरटीआई मैंने वर्ष 2019 में लगाई थी। यह रही वो आरटीआई। मैंने केवल अपने घर का पता इसमें धुंधला किया है। इसमें मैंने पूछा था राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कि भारत की जेलों में आपातकाल के महीनों में कितने लोग थे जिनकी डेथ हुई, जिनकी मृत्यु हुई। और जो आरटीआई से मुझे जवाब मिला, इसमें यह लिखा है कि नंबर ऑफ प्रिजनर्स डाइड इन प्रिजन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड इज नॉट अवेलेबल विद द ब्यूरो। इसका मतलब यह हुआ कि लोग कितने मार दिए गए या मर गए ये तक के नहीं अगर लिखा हुआ है, ब्यूरो के पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब यह हुआ कि इमरजेंसी में अपराध हुए, अपराध को ढांक भी दिया गया, उसके सबूत तक मिटा दिए गए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को मालूम नहीं पड़ा कि जेलों में कितने लोग मर गए, कितने लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। यह बात आरटीआई का यह दस्तावेज, मेरे स्वयं द्वारा लगाई हुई आरटीआई का दस्तावेज कहता है। और मैंने अपने फेसबुक पर डाला भी है दस्तावेज, सुबह आपको मिल सकता है वहां से, ताकि आप इसको प्रोपोगेट कर सके। आप सोचिए कि क्या क्या नहीं हुआ। जिस जयप्रकाश नारायण को खुद पंडित नेहरू चाहते थे कि उनके कार्यकाल में देश का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, उन्हीं की बेटी सत्ता की हवस में इस प्रकार की हो जाती है कि उस जेपी को आईपीसी की धारा 107, जिसमें जो आवारा लोग फिरते रहते हैं सड़कों पर,
उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एक दिन पहले खुद इंदिरा गांधी कहती है कुछ दिनों पहले कि एक जना, जेपी को एक जना नाम से संबोधित करती है। प्रेस की स्वतंत्रता हो, नागरिकों की स्वतंत्रता हो, विपक्ष की स्वतंत्रता हो, सबको जिप कर ली गई। 3801 समाचार पत्र जब्त कर लिए गए थे। 327 वरिष्ठ पत्रकारों को मीसा के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया। और ये 327 तो वरिष्ठ हैं, ऐसे हजारों थे जो जिले लेवलों पर, पंचायत लेवल पर जो डाल दिए गए होंगे, उनके बारे में कभी नहीं मालूम पड़ेगा आपको। 290 समाचार पत्रों के शासकीय विज्ञापन बंद कर दिए गए। समाचार पत्रों के लिए आचार संहिता बना दी गई। समाचार पत्रों के जो बोर्ड होते थे उसमें कांग्रेस के नेताओं को भर दिया गया, अधिकारियों को भर दिया गया, ताकि उनका मुंह बंद कर दिया जा सके। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो माननीय कमलनाथ जी को भी इंडियन एक्सप्रेस के बोर्ड में डायरेक्टर बनाकर बिठा दिया गया था, या कोई और पोस्ट देके बिठा दिया गया था, ताकि इंडियन एक्सप्रेस का मुंह बंद कर दिया जा सके अच्छी तरह से। अब देखिए, मैं ये बात अभी कहूंगा ना तो लोग कहेंगे मुझे कि डॉक्टर गुलरेज शेख, यू आर स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो ना। अब आप सुनिए, ऑस्ट्रेलिया की प्रोफेसर मेरिका विग्जियानी ने क्या कहा है। और उनके अनुसार जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक लगभग 1,10,00,000 पुरुष तथा 10 लाख महिलाओं की नसबंदी की गई। और नसबंदियों का जो पहला प्रयोग था, किस प्रकार से नसबंदियां हुई थी सब जानते हैं। आपातकाल में जबरदस्ती बच्चों तक की नसबंदियां करा दी गई, बूढ़ों तक की नसबंदियां करा दी गई। और इसका पहला प्रयोग हुआ था दिल्ली में। और दिल्ली की उस समय की जो उपराज्यपाल थी और संजय गांधी की बहुत नजदीकी मित्र थी, रुखसाना सुल्ताना ने जामा मस्जिद क्षेत्र जो है, बड़ा क्षेत्र है पुरानी दिल्ली का, उसमें 13,000 आपातकालीन नसबंदियां कराई थी, जिसमें सफाई कर्मी हो या फिर रिक्शा चालक हो, मजदूर हो, इनकी जबरदस्ती नसबंदियां हुई। और नसबंदी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वालों को अस्पताल में निःशुल्क जो स्वास्थ्य सेवाएं होती थी वह तक नहीं दी जा रही थी। मतलब राइट टू हेल्थ भी हमारा संविधान जो गारंटी करता है। और एक बात याद रखिए कि राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ ये यूनिवर्सल है। मतलब कोई जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, वह भी यदि भारत भूमि पर है तो उसके लिए भी वह गारंटी देता है संविधान। उन सबको भी छीन लिया गया, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, इन सबको छीन लिया गया। और अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में नसबंदी के टारगेट किस प्रकार से अचीव किए जाएं, उसका पैटर्न बनाया गया, तरीका बनाया गया। मैं उदाहरण दे रहा हूं कुछ राज्यों के। राजस्थान, 3 से ज्यादा बच्चे वाले शासकीय कर्मचारियों को निलंबित करने का प्रावधान था। मध्य प्रदेश, यदि टारगेट पूरा नहीं होता है जिस गांव में, यदि एक गांव में कहा कि 100 नसबंदी होना चाहिए, यदि अब तक के 100 नहीं होती है, उस गांव का सिंचाई का पानी रोका जाएगा, यह प्रावधान था। उत्तर प्रदेश, नसबंदी ना कराने वाले अध्यापकों का 1 महीने का वेतन काटा जाएगा। बिहार, 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों के लिए शासकीय राशन बंदी का प्रावधान था। हरियाणा के उत्तरावर गांव, बहुत फेमस केस है, जहां पुलिस लगा के नसबंदी करवा दी गई। मतलब जिसको चाहा पकड़ के कर दिया गया, छोटा बच्चा हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, किसी को भी करो, टारगेट पूरा करना है साहब, कैसे भी करेंगे। विपक्ष की आवाजों को तो कैसे दबाया गया, चाहे जेपी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे सरसंघ चालक हो, चाहे फिर समाजवादी धड़े के नेता हो, पहली रात में ही डाल दिया गया जेलों में। और ये तो हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स थे, तो इनको प्रताड़ना नहीं दी गई। मैं खुद लोगों को जानता हूं, अपने शहर में जानता हूं, जिनके नाखून निकाल लिए गए थे, लोगों को मैं सुना करंट लगाया गया था, इनका कोई ब्यौरा नहीं है। इंदिरा गांधी कहती थी और सत्ता में आई थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ करने वाली इंदिरा गांधी ने झुग्गी झोपड़ी हटाने के नाम पर 1.5 लाख घरों के ऊपर बुलडोजर फैलाए, बुलडोजर चलवा दिए। कौन नहीं जानता है तुर्कमान गेट दिल्ली में क्या हुआ था। जब बुलडोजर आए और लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो लाठी चार्ज भी हुआ, गोली चार्ज भी हुआ, 150 लाशें गिरा दी गई।
तो बात करो इसके विषय पे, ताकि हिंदुस्तान में ऐसा कोई शासक नहीं आ पाए जो इस प्रकार से संविधान को डिब्बे में फेंक दे। हमारी जो फ्रीडम है, जो हमने अर्जित की है, उसको डिब्बे में फेंक दे। ऐसा कोई शासक नहीं आ पाए, कोई शासक नहीं बन पाए। इसलिए जरूरी है कि इमरजेंसी के विषय में बार बार बात करो, हर बार बात करो, हर किसी को बताओ, हर साल इसको मनाओ, वैसे ही मनाओ, रिवर्स ऑर्डर में मनाओ। जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, खुशी से इसको रिवर्स ऑर्डर में मनाओ, लेकिन मनाओ, क्योंकि याद रखने के लिए जरूरी है, यह भारत के, स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक अध्याय का, समय का एक काला अध्याय है, सबसे काला अध्याय है। इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो इसका प्रचार करो, इसका प्रसार करो, हर साल मनाओ। जय हिंद, जय भारत को याद रखें। हम इसकी बात करके अपने लोकतंत्र और अपने संविधान को मजबूत करते हैं, तो इस देश को मजबूत करने में साथ दें।